हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 4 मई 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन केदारनाथ टेम्पल, देन रामगंगा रिवर, आफ्टर दैट डोंगरिया कोंड, ये एक ट्राइब का टाइप है। देन नेक्स्ट इज नेशनल स्टील पॉलिसी, आफ्टर दैट संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सुगम्य भारत अभियान, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहले हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पहला पूछा था क्वेश्चन कि ये बायोलॉजिकल पासपोर्ट किससे एसोसिएटेड होता है, तो ये देखिए इसका आंसर है बी, दैट इज एन एथलीट बायोलॉजिकल मार्कर फॉर डोपिंग टेस्ट। ठीक है, डोपिंग टेस्ट और ये एथलीट, ये इससे बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो है वो एसोसिएट होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था कि ये अरागट्टा जो है ये इसका मीडिएवल हिस्ट्री में क्या मतलब किससे रिलेटेड करता था, तो इसका आंसर है वाटर व्हील यूज टू इरिगेशन ऑफ द लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारे कौन से फ्रेंड ने इसके बारे में सही आंसर दिया है। तो देखिए एम शिवानी, राजीव, दीपक सर, देन नेक्स्ट इज सुमित सर, आफ्टर दैट चिरंजीत, खलीदा, सुष्मिता, देन चंचल अग्रवाल, आफ्टर दैट अजीत, गोविंद, आकाश, आश्रय, देन मारुति एंड आनंद सर। और इसके बाद जिन्होंने एक पूरा डिटेल आंसर्स दिए उनमें है डॉक्टर विनीता एंड एजू। ठीक है, ये दोनों आंसर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। और साथ ही साथ जो एक आंसर है जो है आयुषी मैम द्वारा दिया गया, ये भी एक आंसर है इन्होंने, और बाकी भी कुछ फैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किए। सो थैंक यू आयुषी मैम एंड थैंक यू विनीता मैम एंड नेक्स्ट इज एजू सर। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो था ये आयुषी मैम, मैम डोंट वरी, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आपके आंसर जो है वो बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब ये क्वेश्चन हम रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तब हमें भी पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ता है। तो ये एक काइंड ऑफ हमारी भी रिवीजन हो जाती है, और आपके बाद जो कोई भी लोग जो है यहाँ पे कमेंट करते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाते हैं कि ये इनके बारे में फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो मतलब आपको भी ये बेनिफिशियल होता है, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ उनकी भी मतलब काइंड ऑफ वो विश करेंगे आपको एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इट डूइंग फॉर नेक्स्ट टुडे ऑल्सो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केदारनाथ टेम्पल। जी, केदारनाथ टेम्पल जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, केदारनाथ टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये तो बात है ना, ये मतलब कुछ मतलब अलग मजहब के लोगों को शायद पता ना हो, या फिर इसलिए ये इतना जो पहला जो स्टेटमेंट है ये बात सही है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी जो है ये हमें इंपॉर्टेंट है। इट इज अ गढ़वाल हिमालयन रेंज, हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है केदारनाथ टेम्पल, तो ये गढ़वाल हिमालय रेंज में है और हिमाचल प्रदेश में, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और इतना जो है फर्स्ट पार्ट ये इसका करेक्ट है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द टेम्पल इज ऑन द शोर्स ऑफ मंदाकिनी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, मतलब ये जो टेम्पल है केदारनाथ टेम्पल, ये इस मंदाकिनी रिवर के शोर्स पे है, और ये जो रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखिए ये सेकंड जो है ये बात सही है कि ये मंदाकिनी रिवर है, ये इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो टेम्पल है ये यहाँ पे मतलब केदारनाथ टेम्पल मंदाकिनी रिवर की शोर्स पे है, ये बात सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये इसमें ये गढ़वाल हिमालय रेंज ये बात भी सही है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तरांचल में। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका आंसर है बी, दैट इज केदारनाथ टेम्पल मंदाकिनी रिवर उत्तराखंड एंड गढ़वाल हिमालय गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है। इतने फैक्ट जो है वो याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे है ये केदारनाथ टेम्पल, और ये क्यों न्यूज़ में था, तो देखिए मोदी जी जो है हमारे पीएम, उन्होंने यहाँ पे गए थे कल, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, तो सबसे पहले इन्होंने योगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। ये योगा इज नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड द सोल। मतलब ये जो है ना, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं मेंस में भी, कि योगा के बारे में कुछ किसी ने अच्छा कहा है तो मोदी जी ने ये अच्छा कहा था, ऐसे ही आप लिख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया पीएम मोदी द्वारा ये रिलीज किया गया, और कहाँ पे, तो केदारनाथ, ये इसी जगह पे आई थिंक सो ये कर दिया गया है। देन केदारनाथ टेम्पल ये जो है ये उत्तराखंड में है, और ये गढ़वाल हिमालय रेंज यहाँ पे पाया जाता है। मंदाकिनी रिवर जो है ये इसकी शोर पे है, और साथ ही साथ मंदाकिनी रिवर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और एक बात है कि ये जो टेम्पल है ना, ये पूरे हर साल ओपन नहीं होता। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अनुसार ये कब ओपन होता है, तो अप्रैल में, दैट इज अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा, दैट इज नवंबर तक, मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक ये जो टेम्पल है ये ओपन होता है। बाकी जब सर्दियों का मौसम चालू हो जाता है तो ये फिर से बंद कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और इसके बारे में और कुछ फैक्ट है। सबसे पहले तो ये जो टेम्पल है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे हिंदू रिलीजन में, उसका ये पार्ट है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि इस पर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो देख लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले गुजरात में है सोमनाथ है ये यहाँ पे। जी देखिए ये जो मैप है ना कुछ थोड़ा सा गलत है, इसलिए वजह से हमने ये दोनों यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए गुजरात में सोमनाथ है। देन महाराष्ट्र में ज्यादा है, महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ से मतलब इसी पॉइंट से गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है।
होती है। बाद में महाराष्ट्र में ही यहाँ पे है भीमाशंकर, देन महाराष्ट्र में भीमाशंकर हो गया, देन और एक है जो है यहाँ पे नागेश्वर, और ये भी है कृष्णेश्वर, ये भी आई थिंक सो महाराष्ट्र में है। देन तमिलनाडु में है यहाँ पे रामेश्वरम, रामेश्वरम आप जानते होंगे तमिलनाडु में है। देन आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश में है ओमकारेश्वर, ठीक है, ये ओमकारेश्वर, इसी पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था ओमकारेश्वर पे। देन झारखंड में यहाँ पे है ये जी ये बैद्यनाथ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम एजेस पे वो दिखाया गया है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी ये जो त्र्यंबकेश्वर है ना ये यहाँ होने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में नासिक जो है वो यहाँ ऊपर है। देन नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश में काशी है, जो सभी लोग जानते हैं, और साथ ही साथ अभी जो हमने देखा उत्तरांचल उत्तराखंड में केदारनाथ है, वो यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार इसके बारे में देख लीजिए, चाहे तो मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर, इसके बारे में ये हमें हेल्पफुल हो सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रामगंगा रिवर, ठीक है, ये रामगंगा रिवर के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। ये रिवर भी कल न्यूज में थी, सो हमने इस पर क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए पहला क्या है, रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये भी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सेकेंड रामगंगा, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रामगंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नियर द नैनीताल फ्रॉम वेयर इट डिसेंड्स टू द प्लेन, ठीक है, मतलब ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, यहाँ से गुजरती है नैनीताल से होकर और फिर बाद में प्लेन्स में चल जाती है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसके कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, इसका हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। इसके बारे में क्या न्यूज़ थी कि जो हमारा एनजीटी है, इन्होंने अगर रामगंगा रिवर पे कहीं पे भी अगर ई वेस्ट जो है वो डंप कर दिया, तो एनजीटी ने कहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे व्यक्ति पर 1 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। तो देखिए एक एनजीटी के बारे में हमने पहले बहुत ही बार इस पे इंफॉर्मेशन कवर की है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 के एक्ट से ये बनाई गई थी, 2010 के एक्ट से। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। बाद में देखिए ये रामगंगा जो है वो अभी तो मतलब जैसा कि हमने कहा ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, लेकिन अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर इस पे कोई डंपिंग करता है ई वेस्ट, तो इसके लिए फाइन लगाया जा रहा है। तो देखते हैं ई वेस्ट क्या है। देखिए ई वेस्ट कौन से होते हैं, दैट सबसे पहले तो ई वेस्ट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इसमें कौन कौन से कवर होते हैं, तो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब कुछ भी हमारे मोबाइल खराब हो गए वो ई वेस्ट हो जाता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, जो कुछ भी हमारे वाइट गुड्स वगैरह जो कुछ होते हैं वो अगर खराब हो जाते हैं तो हम ऐसे उसको फेंक देते हैं, मतलब ये ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और साथ ही साथ used electronics which are destined for reuse, resale, salvage, recycling, disposal are also considered e-waste, ठीक है जी। इस पे ना एक बात इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि इसमें ना जो ई वेस्ट होते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स यूज किए जाते हैं जो मतलब कुछ ही देशों में मिलते हैं। सो ये जो ऐसे वेस्ट होते हैं ना, ये कुछ लोग मतलब बाद में इसको यूज करते हैं, मतलब उसमें से ये जो रेयर अर्थ मेटल है इनको निकालने के लिए यूज करते हैं। इसमें कभी कभार गोल्ड होता है या फिर बहुत ही ऐसे एंटीमनी वगैरह ये ऐसे यूज किए होते हैं। तो इस वजह से ये ई वेस्ट जो है ये हार्मफुल भी है और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ये हमारे यूजफुल भी है। इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स है देखिए, लीड है, कैडमियम है, बेरिलियम है, देन ब्रोमिनेटेड फ्लेम्स है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये सभी होते हैं जो ई वेस्ट की वजह से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में ना पिछले दिनों एक अच्छी न्यूज़ थी, देखिए जो एप्पल के हेड जो थे हमारे देश में आए थे ना, तब इन्होंने कहा था कि हम चाहे तो इंडिया को सेकेंड हैंड जो एप्पल के फ़ोन्स है ये बेच सकते हैं। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो उनका तो प्रॉफिट होगा। देखिए कैसे कि हमारे यहाँ पे उनको जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स है, उनके एप्पल के सेकेंड हैंड फोन्स के लिए इंडिया का एक बहुत ही बड़ी मार्केट हो जाएगी। इंडिया वालों को क्या फ़ायदा होगा कि इंडिया वालों को एप्पल के फ़ोन सस्ते दामों में मिल जाएंगे। लेकिन हमारे मोदी जी ने इसे कैंसिल, मतलब ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों ऐसा किया, तो होगा क्या कि जो एप्पल का जो मतलब जो ई वेस्ट है वो इसके लिए डंपिंग ग्राउंड हो जाएगा ना, इस वजह से इंडिया। सो इसलिए मोदी जी ने इसको कैंसिल कर दिया था और ये बहुत ही अच्छी बात लगी थी जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तब। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, डोंगरिया कोंड ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे मिलती है, कौन से स्टेट में होती है, तो ये देखिए नागालैंड, महाराष्ट्र, आसाम एंड ओडिशा। तो ये जो डोंगरिया कोंड ट्राइब जो है ये पाई जाती है डी, दैट इज ओडिशा में। इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी, डोंगरिया कोंड ये जो ट्राइब है इसकी कुछ लड़कियां, दैट इज 9 लड़कियां पहली बार मैट्रिकुलेशन एग्जाम जो है पास हो गई है। अब ये तो समझ नहीं आ रहा है इसको अच्छी न्यूज़ कहा जाए या बुरी, लेकिन अच्छी कह सकते हैं। देखिए क्या है कि
मैं बुरी क्यों कह रहा था कि अब अभी इतने मतलब इतने 70 साल होने के बाद हमारे इंडिपेंडेंस को अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब की जो लोग हैं वो पहली बार अगर एजुकेशन में एक लेवल पार कर पाते हैं, तो मतलब इस वजह से मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी अच्छा है कि एटलीस्ट 70 सालों में तो हो गया, 100 साल तो नहीं लगे। तो देखिए ये जो डोंगरिया कोंड ट्राइब है इसकी 9 लड़कियां, और ये डोंगरिया कोंड ट्राइब जो है ये पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसके तहत कवर होती है। और ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है ओडिशा में ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ये इन्होंने जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सब कलेक्टर थे उन्होंने कहा है कि पहले लड़के तो पास हो गए थे लेकिन लड़कियां पास हो गई, ऐसी ये पहली ही कंडीशन थी। तो याद रखिए डोंगरिया कोंड टाइप ओडिशा। और ये ओडिशा में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये नियमगिरी हिल्स, ठीक है, नियमगिरी हिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देख ये नियमगिरी हिल्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए नियमगिरी हिल्स जो है ये भी है ओडिशा में, और these hills are home for the Dongriya Kond indigenous people. These hills have India's most pristine forest in the interiors. और साथ ही साथ यहाँ पे बॉक्साइट जो है ये भी अच्छी मात्रा में नियमगिरी हिल्स पे ये पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, अगर बताइए अगर फास्ट लग रहा हो तो। क्वेश्चन 4 देखते हैं हमारा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल स्टील पॉलिसी। जी मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि फास्ट हो रहा है क्या, क्योंकि देखिए कि अभी टाइम कम बचा है इसलिए मैं भी थोड़ा सा फास्ट बोलते जा रहा हूँ, मतलब सो दैट ये वीडियो कम समय में हो सके। लेकिन आप अपने सुझाव दीजिए कि आपको ये स्पीड ठीक लग रहा है या नहीं, सो दैट मैं कल से इसके बारे में मतलब थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, नेशनल स्टील पॉलिसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट मेक्स द यूज ऑफ लोकल स्टील मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स टू। मतलब ये जो पॉलिसी है इसके तहत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए और प्राइवेट प्रोजेक्ट इनके लिए लोकल स्टील यूज करना मैंडेटरी बनाया गया है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट सीक्स टू आउटलाइन द रोड मैप टू इंक्रीज द कंट्रीज एनुअल स्टील प्रोडक्शन टू 300 मिलियन टन्स बाय 2025, ठीक है। मतलब क्या करना है इस पॉलिसी के तहत, तो हमें 2025 तक 300 मिलियन टन्स का हमारा स्टील प्रोडक्शन एनुअल प्रोडक्शन करना है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इन 2015 इंडिया वाज द ओनली लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वेयर स्टील डिमांड कंटिन्यू टू शो द पॉजिटिव ग्रोथ। मतलब 2015 में हम ऐसी एक इकलौती कंट्री में थे लार्ज इकोनॉमी में जहां पे स्टील की डिमांड जो थी वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही थी, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो कभी कभार मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब थोड़ा फैक्चुअल भी हो गया और तो कैसे करना है। देखिए यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम सबसे पहले तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो कोई नई पॉलिसी ला रहे हैं हम, तो प्राइवेट जो कोई प्रोजेक्ट्स है इनको तो कोई मैंडेटरी हम नहीं करेंगे ना, कोई चीज होगी तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये प्राइवेट होने की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने के बाद ए और बी जो है ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। नन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए ना, हमें बस अब जो मतलब सोचना है वो सिर्फ सेकंड और 3 के बारे में, 2 एंड 3 के बारे में सोचना है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो है ना ये न्यूज़ में भी है अभी, और साथ ही साथ ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी है। सो इसी वजह से अगर ये आपको मतलब एक भी बात इसमें से पता हो गई तो इसका आंसर हो जाता है सी, दैट इज 2 एंड 3। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन जो है मैंने अच्छे से बता दिया है। देख लीजिए कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव की है हमारी मतलब कल ही अप्रूव की है नेशनल स्टील पॉलिसी, और इसके तहत अभी हमें क्या करना है, तो हमें हमारी स्टील की प्रोडक्शन बढ़ानी है। और साथ ही साथ ये कितनी बढ़ानी है, तो एट इंक्रीजिंग द पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन टू 160 kg बाय 2030-31, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, तो गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए लोकल स्टील को यूज करना मैंडेटरी कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका मेन एम है बूस्टिंग द स्टील्स एट लोकल कंपनीज, ठीक है, सेल्स ऑफ लोकल कंपनीज के जो हमारे स्टील प्रोडक्शन इस्पात निर्माण की जो सेल है उसको बूस्ट करने के लिए हमने स्टील पॉलिसी लाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने ये भी कहा है इन सेफ एंड सस्टेनेबल मैनर, मतलब ये इंक्रीज तो करना है लेकिन ये सेफ और सस्टेनेबल मैनर में भी करना है। और ये कुछ एक फैक्ट है, चाहे तो आप मतलब नोट कर लीजिए, क्रूड स्टील का हमारा जो प्रोडक्शन था पिछले साल का ये लगभग 90 मिलियन टन था, ठीक है, 90 मिलियन टन। अगर कोई इस पर क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में तो भी आपको ये यूज कर सकते हो ये कोड। और 2015 में जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था, तो 2015 में हम सिर्फ इंडिया ही थे जो 5.3% का पॉजिटिव ग्रोथ स्टील इंडस्ट्री में दिखा रहे थे। बाकी जो चाइना था वो भी निगेटिव में था, और जापान जो लीडिंग है इसमें वो भी निगेटिव में था। और लेकिन फिर भी हम लोगों को मतलब इंडिया के लिए कुछ यहाँ पे चैलेंजेस है, और इसी चैलेंजेस को कम्पीट करने के लिए हम ये जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इसी के तहत है हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी। 5th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संपदा स्कीम लॉन्च बाय। तो ये संपदा स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च कर दी गई है, तो ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ये संपदा स्कीम ये लाई गई है सी, दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री इनके द्वारा। देखिए ये भी स्कीम जो है ये हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी और ये संपदा स्कीम, इन दोनों को कल सेंटर ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो इस वजह से ये न्यूज में थी। तो संपदा का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ना एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा अच्छी मात्रा में कोई अच्छी स्कीम्स अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से ये जो संपदा स्कीम है ये लाई गई है, और ये काम करेगी कब तक, तो 5 सालों के लिए, 2016 से 2020 तक के लिए, ठीक है। और बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सप्लीमेंट द एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज द प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज द एग्री वेस्ट, ठीक है। हमें एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री भी ये प्रोवाइड करना है। सॉरी तबीयत खराब है ना। बाद में देखिए मॉडर्नाइज करना है इस प्रोसेसिंग को, और ये जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट हो जाते हैं तो इसको भी कम करना है, इसके लिए ये संपदा स्कीम लाई गई है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसके तहत काफ़ी ढेर सारी स्कीम्स है। देख लीजिए कौन कौन से, मेगा फूड पार्क, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, और इसके साथ और कुछ जो है वो नई स्कीम लाई जाने वाली है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्रिएशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैपेसिटीज, ठीक है। मतलब देखिए कि बेसिकली क्या है कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा देने के लिए ये संपदा स्कीम लाई गई है, ठीक है। इतना बस याद रखिए। इस पे और कुछ है फैक्ट्स जो दिए गए, लेकिन वही ये रिपीटेशन है। देख लेते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगम्य भारत अभियान, ये जो है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसका एम क्या है। देखिए हम आज से ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐड कर देंगे जो मतलब हमें लगता है कि इस साल की यूपीएससी में प्री में मतलब आ ही जाएंगे, तो इसी के तहत हम ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है सुगम्य भारत अभियान। आप चाहिए तो मतलब आपको पता ही होगा, ये आई हो मुझे पक्का पता है आपको ये सुगम्य भारत अभियान के बारे में। सो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इट प्रोवाइड्स सेकेंडरी एजुकेशन टू एवरी गर्ल विद इन 2 किलोमीटर ऑफ होम। नेक्स्ट इज कनेक्ट ईच एंड एवरी विलेज बाय रोड। आफ्टर दैट अचीव universal accessibility to person with disability, and last is provide internet connectivity to all villages by 2020, ठीक है। तो इसका क्या है, सुगम्य भारत अभियान ये किसके लिए लाया गया है, तो डिसेबल जो हमारे दिव्यांग लोग जो है इनके यूनिवर्सल एक्सेसिबल इनको प्रोवाइड करना है, इसलिए ये सुगम्य भारत अभियान जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। और बाकी जो इसके फैक्ट्स क्या है, तो एक्सेसिबल इंडिया, और ये कहाँ तक करना है, फुल्ली एक्सेसिबल बाय 20 जुलाई 2018। ये लगभग मतलब अलग अलग इसके लिए जो है एक हमने अचीवमेंट्स के लिए क्या कह सकते हैं रेंजेस रखी गई है। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इनको 50% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ये एक्सेसिबल करनी है दिव्यांग लोगों के लिए, और ये करना है जुलाई 2018 तक। और ऐसे ही कुछ डेडलाइंस जो है वो बताई गई है, जो है एयरपोर्ट्स के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। होगी तो अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए हमारे देश में एक लगभग 1 to 2% जो लोग हैं वो अलग अलग इसमें दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। तो 1 to 2% हमारे देश के मतलब 2 से 2.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। सो इतने लोगों के लिए हमें एक्सेसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमेंडमेंट टू दी, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द लोकसभा ओनली। मतलब अगर कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए लोकसभा में ही बिल लाया जाना चाहिए, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इफ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। मतलब अगर इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है, फेडरल मीन्स क्या, हमने देखा था स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में, ऐसा एक बेसिक याद रखिए। फेडरल जो इसमें अगर कैरेक्टर में कोई चेंजेस करना हो तो फिर सभी स्टेट जो है इनकी मंजूरी लगेगी, ऐसा ये बी स्टेटमेंट है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा, ये पूछा है। देखिए ओनली वजह से ये गलत हो गया क्योंकि ये लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए लाया जा सकता है, तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। और सेकंड में भी ऑल नहीं, हाफ, हमारे 50% स्टेट्स की इसके रेटिफिकेशन चाहिए होगा। सो 1 भी इनकरेक्ट है और 2 भी इनकरेक्ट है। हमारा आंसर है डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है जी। देखिए अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं और आप पढ़ रहे, इस वजह से जो इनकरेक्ट करेक्ट ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको मतलब आसानी से लाइक आपके नज़रों के सामने आ जाते हैं आसानी से, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता। तो पेपर में जो है ना, पेपर में भी और अभी भी जब हम ये पढ़ रहे हैं तब भी अच्छे से ध्यान दीजिए कहाँ पे इनकरेक्ट है कहाँ पे नहीं है, तो इस पे,
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एडीबी इज एन रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली इन लास्ट डेकेड, ठीक है। मतलब ये बताएगा कि एडीबी जो है ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है सबसे पहले तो, और ये पिछले डेकेड में ही बनाई गई थी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला फिलीपींस, मतलब ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, मनीला सिटी में। एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है, चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स एट 15.7%, ठीक है। मतलब इसके जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, तो चाइना है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। हमने रिसेंटली एक बार इसके एक क्वेश्चन देखा था, AIIB और ADB इनमें से कौन से देश का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है, मैंने आपको चेक करने को कहा था। कुछ लोगों ने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने, तो इनको ये पता चल जाएगा कि चाइना ADB में नहीं, जापान जो है वो ADB में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। मतलब थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है, और साथ साथ फर्स्ट जो है ना ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रिसेंटली मतलब पिछले डेकेड में नहीं बनाया गया था, ये अभी इसको 50 साल हो गए। सो इसका फर्स्ट जो है ये भी इनकरेक्ट है, एंड थर्ड जो है ये भी इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर है सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। और ये बात याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में। तो देख लेते हैं इसके बारे में, एक न्यूज़ थी, न्यूज़ हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एडीबी के इस बारे में हमें देख लेना चाहिए। देखिए एडीबी 1966 में 19 दिसंबर 1966 में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और लगभग 2014 के अनुसार जापान जो है इसके सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 15.7% का। उसके बाद है यूएस, देन चाइना, देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया के भी इसके अच्छे क्वालिटी में शेयर्स है, ठीक है, शेयर होल्डर है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इसका मोटो क्या है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका नाम में एशियन है तो ये सिर्फ एशिया रीजन के लिए काम करता है, एशिया के साथ ये पैसिफिक रीजन के लिए भी काम करता है, ठीक है। ये बात याद रखिए, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक, ये 1966 में बनाया गया था। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इसका पर्पस है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इसका रीजन वो है एशिया पैसिफिक, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। इसके मेंबर अभी के लिए 67 कंट्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये जो हमारा आज का लेक्चर था वो आपको अच्छा लगा होगा। बताइए आपको हमारे जो क्वेश्चंस है ना वो कैसे लगते हैं, मतलब ये अच्छे लगते हैं ना, यूपीएससी के हिसाब से है अच्छे से। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये देखिए, डैश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च किलकारी ऐप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग दी प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सो दैट मतलब हम होप आज से ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कुछ करंट और कुछ स्टैटिक और डायनेमिक ऐसे पार्ट कवर करेंगे। तो देखिए ये जो किलकारी ऐप है ये कौन से स्टेट के द्वारा लाया गया है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड असम, ठीक है। इसका एक आंसर दीजिए। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वन ऑफ द इंडियन प्रोवाइडेड इन। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट इज प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी, आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बताया गया है, ये और इस क्वेश्चन का किलकारी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इस दोनों क्वेश्चन का आप हमें आंसर दीजिए कमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर जी। और एक कहना चाहूँगा जी, जो हमारा सेकंड वीडियो जो है ना वो भी आप देखा कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी ना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पिछले सालों के आ ही जाते हैं, और जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे है ना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें जो अब रिवीजन करनी है वो किस हिसाब से करनी है। सो वो जो वीडियो उसे भी अच्छे से देखिए, वो आपके लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हम बस ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।